Okay. Very good evening once again to everybody. This is Vamshi sir, and today we are studying phenols. Okay. So we need to start phenols. Okay. हमें phenols का preparation हमने first preparation कर लिया था और first preparation was about from haloarenes. Okay. तो अब हम पढ़ने वाले हैं second preparation. Okay. और second preparation होगा from benzene sulfonic acid from benzene sulfonic acid. अब आपको पता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड एग्जैक्टली क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड? ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली बेंजीन सल्फोनिक क्या क्या होता है. ठीक है, जब भी कोई भी बेंजीन है, ओके, मैं एक बेंजीन बना देता हूं. ओके, ये बेंजीन है आपका, लाइक दिस. ओके, बेंजीन के ऊपर में अगर SO3H लग जाए, SO3H, सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ये याद रखना. ओके, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है. लेकिन सबसे पहले हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी ऑब्टेन करना होगा. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ऑब्टेन करने का तरीका, राइट? So first of all, I need to prepare benzene sulfonic acid. So what I'll do, I'll react benzene. I will react this particular benzene with oleum. Oleum, ठीक है. ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7. ये होता है ओलियम का फॉर्मूला. ठीक है, जब मैं बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ओके, दैट इज SO3H. ठीक है, अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड को मैं क्या करूंगा, मुझे को दिमाग में क्या रखना है, व्हाट आई नीड टू प्रिपेयर. मुझे प्रिपेयर क्या करना है? मुझे प्रिपेयर करना है फेनॉल. ओके, मुझे प्रिपेयर करना है फेनॉल. मुझे चाहिए फेनॉल, राइट? तो फेनॉल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? OH लगाना पड़ेगा. अब OH के लिए सबसे बेस्ट कंपाउंड क्या है मेरे पास रिएक्ट करने का? आई शुड रिएक्ट दिस विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. I should react this with NaOH. Okay, so when I'll react with NaOH, what will happen? Okay, this OH minus will go there and will be, and अब आपको मेरे को फिनॉल मिल जाएगा और बचा बाई प्रोडक्ट आपके पास सोडियम सल्फेट जो भी है वो आ जाएगा. तो इस तरीके से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल को ऑब्टेन कर सकते हो. ये आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का सेकेंड मेथड है, राइट? तो आज हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स. ओके, नाउ द थर्ड काइंड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि हम तीसरा प्रिपरेशन हमें पढ़ना है. ओके, तीसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम डाईअजोनियम सॉल्ट्स. डाईअजोनियम सॉल्ट्स. अब आप पूछोगे कि ये डाईअजोनियम सॉल्ट्स क्या है? याद रखना, डाईएजो, एजो मतलब होता है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड. ठीक है, और अगर मैं डाईएजो की बात कर रहा हूं, डाईएजो मतलब समझ जाओ कि मैं दो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं. यस, तो अब दो एजो, डाईएजो मतलब दो नाइट्रोजन कंपाउंड के हिसाब से मुझे ऐसा क्या सॉल्ट मिलेगा? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमको एक कंपाउंड पता है, बेंजीन अमाइन. ओके, डू वी रिमेम्बर कि ये बेंजीन के साथ हम जब NH2 लगाते हैं तो हमें बेंजीन अमाइन मिलता है. ठीक है, अब ये बेंजीन अमाइन को when I react this with sodium nitrite, not nitrate, not NaNO3, it's nitrite, sodium nitrite and with HCl, तो मुझे सबसे पहले देखिए क्या कंपाउंड मिलेगा. ओके, मैं आपको सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म बताता हूं कि होता क्या है. अब आप देख सकते हैं यहां मेरे पास नाइट्रोजन है. ये नाइट्रोजन जाके उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है. उसके बाद ये क्लोरीन भी जाके नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है. तो मुझे जो कंपाउंड मिलेगा, दैट इज, मुझे जो कंपाउंड मिलने वाला है दैट इज N2 प्लस एंड Cl माइनस. ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसमें मेरा नाइट्रोजन N2 प्लस रहता है और Cl माइनस रहता है. इसका नाम होता है बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड.
अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ऑप्टेन क्या करना है, मुझे ऑप्टेन करना है फिनॉल। फिनॉल ऑप्टेन करना है मतलब मुझे OH चाहिए। अब OH के लिए या NaOH के पास जाओ या वाटर के पास जाओ, तो डाइअजोनियम सॉल्ट्स बेटर रिएक्ट विथ वाटर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के साथ आराम से रिएक्ट करता है, पर कंडीशन क्या होना चाहिए, पानी गर्म होना चाहिए। So I'll react with warm water. Okay. Now once I react with warm water, what I'll get is बेंजीन के साथ डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा OH। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो मेरा नाइट्रोजन कंपाउंड है इधर पे, ओके, ये नाइट्रोजन कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से H और Cl जुड़ के आपस में HCl एज ए बाई प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे। सो इन दिस वे मैं फिनॉल को ऑब्टेन कर सकता हूं वेरी इजीली। ओके, होप आप लोगों को यहां तक पॉइंट कंप्लीटली क्लियर है। या सो आवर नेक्स्ट प्रिपरेशन इज द फोर्थ वन। ओके, एंड द फोर्थ प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्यूमीन। ओके, फ्रॉम क्यूमीन। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन, CUMENE, फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन मतलब होता है, सबसे पहले आप बेंजीन ड्रॉ करोगे। देखिए हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे बेसिक चीज हमको ये पता होना चाहिए कि हमको बेंजीन तो ड्रॉ करना ही है, राइट। तो बेंजीन, ओके, ये बेंजीन बना। बेंजीन के साथ आपका ये एक कार्बन, फिर इससे एक मिथाइल ग्रुप इधर पे अटैच है और एक और मिथाइल ग्रुप इधर पे अटैच है, राइट। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्यूमीन। ओके, जहां पे आपका बेंजीन, या इसको आप कॉमन नेम में बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, क्योंकि क्या आइसोप्रोपाइल क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है। ओके, सो दिस इज क्यूमीन। सो व्हेनेवर यू आर रिएक्टिंग क्यूमीन विथ ऑक्सीजन, मतलब क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, O2 ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन के साथ उस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन, दोनों के दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। तो कैसा जुड़ेगा, एक ये जो कार्बन है वो आपका COOH हो जाएगा बीच वाला, बाकी एज इट इज आपका CH3 इसमें इधर लगा रहेगा और दूसरे तरफ भी CH3 लगा रहेगा। जो बीच वाला आप देख रहे हो ना H था, उस H पे आप देख सकते हो कि O2 आके COOH लग चुका है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, तो क्यूमीन जब ऑक्सीडाइज होता है तो इट फॉर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, राइट। अब हमको क्या करना पड़ता है, प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन मतलब रिएक्टिंग विथ H+। अब H+ हमको कहां से मिलता है, वाटर से मिलता है। तो H+ मींस, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रोटोनेशन। तो उससे सर आवाज आ रही है। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्रोटोनेशन। ओके, तो जब आप प्रोटोनेशन करोगे तो आपको स्ट्रेट अवे, आपको पता है कि वाटर से ही आपको OH मिल सकता है। तो ये देखिए OH अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग कंपाउंड है आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, दैट इज प्रोपेनोन। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसा हुआ, तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ध्यान से। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कैसे बना, आपको ये पता है। यहाँ पे आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये OH आपका जाके इधर पे लग के ये फिनॉल बना रहा है। अब आपके पास रिमेनिंग कंपाउंड क्या बचा, CH3, CO, CH3। यस, तो CH3, CO, CH3 आपका प्रोपेनॉन एज अ बाय प्रोडक्ट सेपरेट हो गया, और ये जो आपका प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। ओके, तो ये आपका फिनॉल फॉर्म हो गया। तो ये आपका फोर्थ प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। ओके, इसके बाद फिनॉल्स का प्रिपरेशन फिनिश होता है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ये होगा कि फिनॉल के क्या क्या
फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टडी व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मैं किसके बारे में बात करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड ऑल, ये सब चीजों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो अल्कोहल्स में मैंने जो पैरामीटर्स यूज किए थे, मैं फिनॉल्स में भी वही पैरामीटर्स यूज करूंगा। राइट, तो सबसे पहले मैं आता हूं, सबसे पहला पॉइंट है मेरा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स जनरली इंक्रीज विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, डेफिनेटली आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है जनरली, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती है, आपका जो वॉन्डरवाल फोर्स होता है वो बढ़ता है। ठीक है, सो वॉन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। Since van der Waals force of attraction also increases, so we can easily say that उसके कारण हमारा boiling point भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, अब आपको पता है कि अल्कोहल्स और फेनॉल्स दोनों में सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स की ज्यादा होती है और फेनॉल्स की कम होती है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि फेनॉल्स की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज कंपैरेटिवली लेस व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद अल्कोहल्स। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। तो जैसे जैसे आपका कार्बन एटम्स बढ़ेगा, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है दैट डिक्रीजेस स्लोली। ठीक है, तो जितने भी बड़े कंपाउंड्स होते हैं, हायर फेनॉल्स होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, whereas लोअर फेनॉल्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। राइट, सो दीज वर द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू केमिकल प्रॉपर्टीज। या सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। chemical properties of phenols। हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि ये जो फेनॉल्स है ये किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, किस कंपाउंड के साथ क्या बनाता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट दीज फेनॉल्स आर रिएक्टिंग विद which type of compounds and forming what type of compounds, right? So let us start। हम फेनॉल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी हेलो एल्केन्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट, कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा कहीं कहीं मैकेनिज्म समझाऊंगा अगर दिक्कत ना हो तो। ठीक है, तो अगर कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स याद रखना मेरे पास किस तरीके का ऐसा बेंजीन होता है, राइट। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ओके, वो हो जाता है सब्स्टिट्यूट विथ एन इलेक्ट्रोफाइल जिसका पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे करना क्या है कि कोई भी कंपाउंड जो बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड क्या है फाइंड करना है, और वो क्या करेगा, वहां जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल आपके बेंजीन में लग जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताता हूं आपको, नाइट्रेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है नाइट्रेशन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें NO2 है। ठीक है, तो देखिए अब ये है फेनॉल। ओके, फेनॉल को अगर आपको NO2 लेके आना है तो NO2 आपको कौन से कंपाउंड में मिलेगा, नाइट्रिक एसिड में मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, इसको आप डिसोसिएट करिए, आपको मिलता है NO2+ और OH-। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, NO2+।
तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 है, और NO2 इलेक्ट्रोफाइल आपको HNO3 से मिलता है, राइट? So I'll react with HNO3, that is nitric acid. So what I will get, अब यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां का जो H है, वो देखो उसको रिप्लेस करेगा आपका NO2, ऐसा, ठीक है? अब यहां का जो H है, ये जो H है, ये आपका जो H है, ये वाला H आपका ये वाले OH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है? और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O। H2O आपका सेपरेट हो गया, ओके? और ये जो बना, ये क्या है? नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है तो इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बोलेंगे, ओके? पर आपको एक चीज तो पता होगा कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्थो में बनता है तो डेफिनेटली वो पैरा में भी बनता है। मैंने बताया था ऑर्थो और पैरा साथ में बनते हैं और मेटा अलग से बनता है। तो आपका इसमें दो चीजें फॉर्म हो सकता है, आइदर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फॉर्म हो सकता है या आपका फॉर्म होगा ऊपर में OH और नीचे में नाइट्रो। So what is this called as? This will be called as para नाइट्रोफिनॉल, ठीक है? जहां जहां ऑर्थो फॉर्म होता है वहां वहां पैरा फॉर्म होता ही है, याद रखना। अगर आप, और एक चीज याद रखना, पैरा हमेशा मेजर कंपाउंड होता है, इसके बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ऑर्थो हमेशा माइनर कंपाउंड होता है, इसके बनने के चांसेस कम होते हैं। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये बनता है, ओके? तो ये टेम्परेचर भी आप याद रख सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये फॉर्म होता है। तो ये आपका सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, राइट? सो दिस वाज ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है? अब आता है आपका, अगर मैं इसको, अब एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि ये जो मैं कंपाउंड रिएक्ट करवाया हूं ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है यार। Students, you need to remember this nitric acid is dilute, because if I use a concentrated nitric acid, suppose मैं concentrated nitric acid यूज किया, concentrated HNO3, तो आपको अल्टीमेटली मिलता है नाइट्रो कंपाउंड ही, बट यू विल गेट अ सेपरेट कंपाउंड, ओके? व्हाट सेपरेट कंपाउंड? देखिए ये आपका इस तरीके से OH तो फॉर्म हो गई, ऑर्थो पोजीशन पे आपका NO2 आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे भी आपका NO2 आ जाएगा, और इस तरफ के ऑर्थो पोजीशन पे भी एक और NO2 आ जाएगा। तो आप देखिए कि आपके पास 3 नाइट्रो कंपाउंड्स है, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तो ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो दिस विल बी 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल फॉर्म होगा, और इसका कॉमन नेम की बात करें, इट इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड, ठीक है? तो ये रहा नाइट्रेशन के बारे में। जब भी अगर नाइट्रेशन से हम बात करें तो हमारा एक डाइल्यूट HNO3 से हम अगर फॉर्म कराते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा, जिसमें पैरा कंपाउंड विल बी मेजर एंड ऑर्थो विल बी माइनर, whereas if we are reacting with concentrated nitric acid we'll get 2,4,6 trinitrophenol, which is called as picric acid, right? So this was our first इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये सबसे पहला था, ठीक है? अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम दूसरे कंपाउंड के बारे में आते हैं, दैट इज हैलोजनेशन। हैलोजनेशन, नाम से ही पता चल रहा है हैलोजनेशन मींस कहीं ना कहीं हैलोजन है, ओके? यस, ऑब्वियस सी बात है कि हमको +X2 करना पड़ेगा, बेंजीन के साथ हैलोजन का रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये देखेंगे कि कौन से हैलोजन्स के साथ रिएक्ट हो सकता है, ओके? तो नाउ हैलोजनेशन में जो आपका बेंजीन है, दिस पर्टिकुलर बेंजीन, दिस रिएक्ट्स विथ, ओके, फेनॉल, सॉरी नॉट बेंजीन,
दिस फेनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन Br2, ये सिर्फ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस में ब्रोमिनेशन होता है, और जैसे ही ब्रोमिनेशन होगा, अगेन मैंने बताया ना आपको कि ये आपका OH है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, ऑर्थो कंपाउंड पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा, क्योंकि ये जो Br2 है, यहाँ पे ये जो Br2 है एक Br प्लस और Br माइनस में भी ब्रेक होता है, लाइक दिस, Br प्लस और Br माइनस में ब्रेक होगा। अब आप देखिए ये Br प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये Br वहां के H को रिप्लेस करेगा और ये बनाएगा ब्रोमोफिनॉल, राइट, क्योंकि ये ऑर्थो है, सो दिस इज ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये माइनर कंपाउंड है। वेयर एज ऑर्थो है तो डेफिनेट सी बात है कि पैरा भी होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका OH ऊपर में और ब्रोमीन नीचे में, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैरा ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, और ये आपका पैरा मेजर कंपाउंड है, राइट। तो ये आपका सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज हैलोजनेशन, याद रखिएगा, ठीक है। हैलोजनेशन में आपके दो पार्ट है। अगर ये सिर्फ Br2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, इफ इट इज ओनली रिएक्टिंग विद Br2, देन आपका ये ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये आपका 3 ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, इफ इट इज रिएक्टिंग विद 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, अगेन जैसा कि हमने पढ़ा था प्रीवियस नाइट्रो वाले कंपाउंड में, आपको 3 ब्रोमीन मिलेगा, इधर पे OH, इधर ऑर्थो में ब्रोमीन, इधर पैरा में ब्रोमीन, और इधर एक और ऑर्थो में ब्रोमीन। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्राइमो ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। ये आपका कंपाउंड बनता है जब आप 3 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हो, याद रखना। जब आप एक ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑर्थो या पैरा फॉर्म करेगा, जिसमें पैरा विल बी मेजर, ऑर्थो विल बी माइनर। और अगर आपके 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हो गए, तो यही आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपका सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। सो we need to start our next preparation or next property, that is, next property is Kolbe's reaction. Kolbe's, Kolbe, Kolbe's reaction. Now this is the next केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल जो हमको पढ़ना है, कोलबेस रिएक्शन, ठीक है। कोलबे एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसके नाम से ही रिएक्शन का नाम पड़ गया कोलबेस रिएक्शन करके, ठीक है। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, नंबर 2, ठीक है। कोलबेस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये जो फिनॉल है आपका, दिस इज फिनॉल, ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते ही क्या होता है कि ये H को सोडियम सीधा रिप्लेस कर देता है। तो Na सीधा H को रिप्लेस करेगा और सबसे पहला जो कंपाउंड बनाएगा उसको बोलेंगे ONA, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज सोडियम बेंजोक्साइड। ये ऑलरेडी मैंने एक प्रिपरेशन या प्रॉपर्टी में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो पहले आप जब सोडियम बेंजोक्साइड बनाओगे, उसके बाद आप उसी पर्टिकुलर चीज को वापस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, यू विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेन यू विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा आपको COOH, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको मिलेगा H, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोटोनेशन भी करना है,
ठीक है। तो जब प्रोटोनेशन करोगे तो क्या होता है प्रोटोनेशन में? प्रोटोनेशन में आपका जो H+ है ये Na को वापस से रिप्लेस करेगा और OH बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बचता क्या है? CO2, ठीक है। तो COOH आपका यहाँ पे बनता है ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एसिड या ये एक एसिड है क्योंकि COOH है, डेफिनेट सी बात है, तो दिट्स एन एसिड, ओके। तो इस एसिड का नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओके। क्यों 2 मैं बता रहा हूं। क्या होता है जब भी ऐसा कोई कंपाउंड होता है ना, हमने हमेशा OH को 1 दिया है और यहाँ आजू बाजू में जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं वो 2 दिए हैं। क्यों? क्योंकि OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, बट वी नीड टू नो दैट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड COOH भी एक फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड OH से ज्यादा वेटेज रखता है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। क्योंकि COOH का वेटेज OH से ज्यादा है तो ये फर्स्ट कंपाउंड होगा, तो 2-हाइड्रोक्सी, इसलिए 2-हाइड्रोक्सी हमारा साइड चेन हो जाता है और बेंजोइक एसिड मतलब ये पूरा का पूरा बेंजोइक एसिड आपका होता है, ठीक है। और इसी को अगर मैं कॉमन नेम से बोलूं तो दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड, ओके। सैलिसिलिक एसिड जब भी क्या होता है पैर में कॉर्न होता है ना, तो वहां पे सैलिसिलिक एसिड लगा दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को वो बर्न कर देता है विदाउट पेन और डेड स्किन को इजीली रिमूव करता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की या सैलिसिलिक एसिड की, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज कोल बेस रिएक्शन। अब हमारा थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, मैंने हमेशा काफी इंपॉर्टेंट उसी को बोला है जिसके आगे एक साइंटिस्ट का नाम रहा है। तो इस बार आपका अगला रिएक्शन है रीमर टाइमन रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन। दो साइंटिस्ट रीमर और टाइमन ने आपस में इस रिएक्शन को बनाया है और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है रीमर टाइमन रिएक्शन। अब देखिए रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, you need to react phenol with chloroform, ठीक है। तो सबसे पहले फेनॉल अपन लिखते हैं, राइट, दिस इज फेनॉल। ये फेनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस NaOH के प्रेजेंस में अगर मैं क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करूं तो ये पहला मेरा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। बस इंटरमीडिएट कंपाउंड में होता क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ठीक है, कि आप ये Na देख सकते हो सोडियम, ठीक है, ये सोडियम सबसे पहले जाके H को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो आपके पास यहां जो कंपाउंड बनेगा, तो ये जो कंपाउंड बना ये है आपका ONA, ठीक है। और बचा जो रिमेनिंग है CHCl3, इसमें CHCl2 आपका फॉर्म होता है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं CHCl3 को डिसोसिएट करूंगा तो मुझे एक Cl- मिलेगा, ओके, और CHCl2 पूरा का पूरा प्लस मिलेगा और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल उस यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के CHCl2 इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। तो कंप्लीटली ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये पूरा बना नहीं है, दिस इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, राइट। सो दिस इज इंटरमीडिएट, राइट। अब इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कंपाउंड को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। तो जब ये फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या करेगा, ऊपर में जो ONA है वो एज इट इज रहेगा विदाउट एनी चेंज, ठीक है। और ये जो CHCl2 है, ओके, ये यहाँ पे आपका CHO हो जाएगा, मतलब कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और ये आपका एल्डिहाइड है। CHO मतलब क्या है? एल्डिहाइड, राइट, मतलब कहीं ना कहीं आपको एल्डिहाइड मिल गया है। अब आप इसको क्या करिए, प्रोटोनेशन करिए, H+ प्रोटोनेशन। तो जब आप प्रोटोनेशन करते हो तो क्या होता है, H आपका Na को रिप्लेस कर देता है, तो ये OH हो जाएगा
एंड दिस विल बी CHO। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में OH था और COOH था, फिनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो ये सैलिसिलिक एसिड है। अब ये फिनॉल के साथ अगर एल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सो दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड, राइट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल IMP है, मैं आपको बता दूं। ओके, रीमर टाइमन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है, सबसे पहले फिनॉल है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट किया आपने, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया आपका, CHCl2 अटैच हुआ। द मोमेंट इट रिएक्टेड विथ NaOH, ये आपका क्लोरीन बाहर हो गया। ठीक है, क्लोरीन बाहर होते ही बचा क्या, CHO बचा, राइट। CHO मतलब एल्डिहाइड, फिर अगेन आप प्रोटोनेशन करिए, आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट दिस वाज अबाउट रेमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द फोर्थ, ओके, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। So the next chemical property is reaction with zinc dust, okay, with zinc dust, okay। zinc dust मतलब सीधी सी बात है कि इसका रिएक्शन जिंक से होना है, ओके। तो देखिए रिएक्शन विद जिंक क्या हो रहा है, ओके। अब ये है आपका फिनॉल। फिनॉल को जब आप जिंक के साथ रिएक्ट करते हो तो आप एक चीज देखिए कि आपको जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग एजेंट मींस ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो आप देखिए कि यहां पे ये ऑक्सीजन आपका रिमूव हो जाएगा, राइट। तो जब आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा तो बचेगा क्या, ये जो सब्सटेंस है यहां पे आपका H लग जाएगा और ये फॉर्म होगा बेंजीन, स्ट्रेट अवे आपका बेंजीन फॉर्म होगा। और यहां पे जिंक आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड, ZnO, राइट। तो व्हाट इज इट डूइंग, ये रिएक्शन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और ये फॉर्म क्या कर रहा है, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है विथ बेंजीन, ओके। तो इस तरीके से आप देखिए कि easily zinc is acting as a reducing agent. This was the fourth chemical property of phenol. Now the last chemical property, that is the fifth chemical property, and that is you need to react with oxygen या sulfuric acid. तो आपका next reaction होगा oxidation, oxidation, ठीक है। और ये लास्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन में आप क्या करते हो, यू रिएक्ट विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक, ओके। अब आप बोलोगे क्रोमिक एसिड क्या है, तो क्रोमिक एसिड का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 होता है क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया फिनॉल, ओके। नाउ फिनॉल इज रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड Na2Cr2O7 और आपका डाइल्यूट H2SO4 एज अ कैटलिस्ट फॉर्म हो रहा है या कैटलिस्ट बन रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, double bond O, double bond O, okay, and this particular compound is called as benzoquinone, benzoquinone, ठीक है। मतलब कि जो आपका बेंजीन था उसके डबल बॉन्ड आमने सामने आ गए, ठीक है, और आपके पास O7 है, टोटल कितने, 7 ऑक्सीजन है। आउट ऑफ द 7 ऑक्सीजन ओनली ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी यूज्ड हो गया
और दूसरा एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O ऊपर में और डबल बॉन्ड O नीचे में, एक सिमेट्रिक कंपाउंड बनाया विच इज कॉल्ड एज बेंजोक्विनोन। डार्क कलर्ड मिक्सचर होता है, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है, कि बेंजोक्विनोन जो फॉर्म हुआ ये बहुत ही डार्क कलर का होता है, एक कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन फॉर्म करता है। ये एक डाई कीटोन है, दो जगह डबल बॉन्ड O है, तो दिस इज अ डाई कीटोन, ओके, और इसका नाम है आपका बेंजोक्विनोन। तो ये जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो एयर का प्रेजेंस होना भी थोड़ा सा जरूरी है, और ये स्लो रिएक्शन होता है जिससे आपको बेंजोक्विनोन मिलता है, राइट। So this was these were the chemical properties which I have discussed today of phenols, right? With this, phenols is completed, and from the next class we will start studying ethers. हमारा alcohols और phenols खत्म हो चुका है, अब हम next class से ethers पढ़ेंगे, okay? So that was it for today's lecture. Thank you.